अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज वफाकी काबीना का अनशेड्यूल्ड इजलास हुआ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त बाकू आज़रबाईजान में है, वहाँ से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए उस वफाकी काबीना इजलास की सदारत की और एजेंडा जो था, कल भी जो हमने जिक्र किया था, जो एक नई 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत लाना चाह रही है, उसका मुसवदा जो है वफाकी हुकूमत ने ना सिर्फ उसको अप्रूव किया बल्कि उसके कुछ देर बाद ही हुकूमत ने और उनके जो वज़ीर कानून है बाकायदा तौर पर 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है वो सेनेट में पेश कर दिया है। अब कल जो हमने जिक्र किया था पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स और बाकी जो इश्यूज हैं, और अब जब ये ड्राफ्ट सामने आ गया है तो इसमें हम थोड़ा कोशिश करेंगे, जिक्र करेंगे कि किस इशू पर ज़्यादा फोकस रहा है। और शहबाज, वही जो कहा जा रहा था, अगर आप 27वीं आईनी तरमीम को देखें तो वैसे तो जो बताया गया है वज़ीर कानून की तरफ से, उनका भी हम साउंड बाइट भी प्ले करेंगे, बट कोई 49 क्लॉजेज उन्होंने कहा है कि उसमें तब्दीली की गई है। बट आई थिंक जो मेजर हाईलाइट है, जो पहले भी स्पेकुलेट किया जा रहा था, वो आइन का आर्टिकल 243 है, जिसका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है। और उसमें जो मेजर तरमीम हुकूमत करने जा रही है, क्योंकि अभी तो ये तजवीज़ है, उसमें जो सबसे अहम बात है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है, 27 नवंबर को जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे, तो उस ओहदे को ख़त्म किया जा रहा है। उसकी जगह पर एक नया जो ओहदा क्रिएट किया जा रहा है वो चीफ ऑफ डिफेंस होगा, और उस चीफ ऑफ डिफेंस वो आर्मी चीफ होंगे और वो चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा भी उनके पास होगा। और उसमें जो एक और अहम जो उसमें तजवीज़ की गई है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म की कंसल्टेशन से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के जो सरबराह हैं उनको भी मुकर्रर करेंगे, और वो भी उनका ताल्लुक भी फौज से होगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हुकूमत ने जो मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे सकेगी, और जो फील्ड मार्शल का रैंक और मरात हैं वो ताहयात होंगी, यानी कि फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। मतलब ये एक उसकी मेन हाईलाइट है, बाकी इश्यूज पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ एक करेक्शन, ये जो कमांडर हैं इसके अपॉइंट होने हैं, जो स्ट्रेटेजिक कमांड की एक नई पोजीशन क्रिएट की जा रही है, ये इसकी जो रिकमेंडेशन है वो आर्मी चीफ देंगे या चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज देंगे, और प्राइम मिनिस्टर उनको जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बट जो रिकमेंडेशन है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज उस लेवल से आएगी। बट बिफोर डिस्कसिंग दीज डिटेल्स अलॉन्ग विद द अनदर, क्योंकि अगर आप इस सारी तरमीम को देखें तो इसमें दो ही चीज़ें हैं। एक चीज़ इसके अंदर जो आर्टिकल 243 की तरमीम है, जो आपने अभी उसको ब्रीफली बता दिया, और दूसरा फेडरल शरीयत कोड के हवाले से अमेंडमेंट है। बट बिफोर गोइंग इनटू दीज डिटेल्स, जो ओवरऑल इस पर अगर आप देखें जिस तरीके से ये अमेंडमेंट आज प्रपोज हुई है, आपको पता है कि कल उसका इजलास था वफाकी काबीना का, वो पोस्टपोन हुआ। हमने कल आपसे प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि पोस्टपोन की वजह ये थी, वो प्राइम मिनिस्टर का दौरा नहीं था, क्योंकि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके जो मीटिंग थी उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो इनकॉर्पोरेट अब हो गए हैं ये तरमीम। अगर आप इसको देखें उस ड्राफ्ट के साथ जिसके बारे में ट्वीट किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो उससे ये बहुत मुख्तलिफ है। तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत ने कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको उन्होंने एग्जॉस्ट करने की कोशिश नहीं की, और उन अमेंडमेंट्स के ऊपर हुकूमत गई है जो वो समझती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसकी मर्जी की बजाय तरमीम नहीं कर सकते, उनकी तरफ ये शायद मेरे ख्याल में क्योंकि ज़्यादा एम्फेसिस आर्टिकल 243 पे था, वक्त भी कम है क्योंकि 27 नवंबर को चेयरमैन जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उससे पहले पहले जो भी हुकूमत है उसने इस तरमीम को मंजूर करवाना है, प्रोवाइडेड कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। बट बिफोर वी डिस्कस अदर इशूज़, जो वज़ीर कानून है, जब उन्होंने ये 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है सेनेट में पेश किया, तो इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 243 फॉर क्लॉज 4 following shall be substituted, namely the president shall on the advice of prime minister appoint the chief of army staff, concurrently the chief of defense forces। जो मैंने कहा जो ओरिजिनल स्कीम है और ये दुनिया के बेतहाशा ममालिक में राइज है, वो आ जाएंगे। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वजीर आजम की एडवाइस पे हुआ करेगी। इसके साथ सर ये कह दिया गया कि उनके सैलरीज अलाउंसेस की डिटर्मिनेशन वहीं से होगी, वो पहले भी वही है।
अब जो नई क्लॉजेस डाली गई हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं जी। 5 कहती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 4 the office of chairman joint chief of staff committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस ओहदे से हम महरूम करें, लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। ये तजवीज़ है कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है, ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। जी, आप वज़ीर कानून की वजाहत सुन रहे थे या जो उन्होंने की जो हाईलाइट्स थी उसके बारे में बता रहे थे। जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, उनको इस बात पे एतराज़ था क्योंकि फौरी तौर पर ही इस मुसवदे को कमेटी को रेफ़र कर दिया गया और जो अली ज़फ़र थे तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यही चाहते थे कि पहले तो अभी हमें ये ड्राफ्ट मिला है, हमें कंसल्ट करने दें और अगर आपने कमेटी को रेफ़र ही करना है तो पूरी जो सेनेट है उसको पूरी हाउस की कमेटी में कन्वर्ट कर दें ताकि इस जो ड्राफ्ट का या इस आइनी तरमीम का तफसील से जायजा लिया जा सके। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो अपना प्लान था उसके मुताबिक वो चले हैं। बट इसमें आई थिंक एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे को ख़त्म करने का अब गवर्नमेंट तजवीज़ कर रही है। आई थिंक वैसे भी टेक्निकली तो ऑन पेपर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है द मोस्ट सीनियर ऑफिसर विद इन द 3 आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन हमारे यहाँ ऑन पेपर अगर आप देखें तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन एक सेरेमोनियल है और आर्मी चीफ और बाकी जो होते हैं वही ऑपरेशनल चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है कि जब एक सेरेमोनियल ओहदा है तो बेहतर है कि फिर एक इस ओहदे को ख़त्म करके एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट किया जाए और वही आर्मी चीफ के पास हो ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी ज़्यादा स्विफ्ट और बेहतर उसके हवाले से ये इसकी जस्टिफिकेशन जारी। और एक मतलब ये इसकी एग्जांपल्स भी हैं, मसलन इंडिया में भी उन्होंने लेटली चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा क्रिएट किया, बट डिफरेंस वहां पर ये है कि स्टिल वहां पर जो चीफ ऑफ डिफेंस है चीफ ऑफ डिफेंस भी है एंड एट द सेम टाइम आर्मी चीफ भी है, बट यहाँ पर दोनों ओहदों को मर्ज करने की बात की जा रही है। इसमें एक और जो चीज़ भी हो सकती थी कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर होता वही खत्म कर दे, उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का एक ओहदा आ जाता, बट इसके पीछे क्या रैशनैलिटी गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस बेहतर बता सकती हैं। इसमें ये तो आपने सारा इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ जो दूसरा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके हवाले से भी डिटेल इसके अंदर तरमीम जो है वो प्रपोज हुई है। बट बिफोर दैट जो आपने सेनेटर अली ज़फ़र साहब की बात की थी, अमूमी तौर पर तरीक़ेकार यही होता है कि जब कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी जो उसकी फोरम है, फ्लोर है, उसके ऊपर नेशनल असेंबली में या सेनेट में जब पेश होता है तो जो रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है या कोई स्पेशल कमेटी बनाई जाती है उसको रेफर हो जाता है। वहाँ पे तमाम जो जमातें होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है और वहाँ पे वो फिर डिस्कस होता है, उसकी वहाँ से जो रिकमेंडेशन आती है वो हाउस में वापस आती है और फिर हाउस उसके ऊपर वोट करता है, जो भी डिसाइड करता है। प्रॉबेबली एक और भी वजह शायद ये हो सकती है कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वहाँ से उन्होंने अपनी जो पोजीशन वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दी, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज़। अब इसके हवाले से मुझे क्लैरिटी नहीं है ये जो ज्वाइंट कमेटी इसमें भी उनकी रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी कामरान इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं। फेडरल जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो तो उसकी डिटेल्स तो पहले आ चुकी हैं बाय एंड लार्ज, बट 5-6 बड़ी चीज़ें जो मैंने जब इनको गो थ्रू किया ड्राफ्ट को तो उसमें जो सामने आई है, एक तो है कि आइंदा जो सदर पाकिस्तान है वो अपने ओहदे का जो हल्फ है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नहीं लेंगे, वो जो चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उससे अपने ओहदे का वो हल्फ लेंगे। और दूसरी चीज़ ये इट वाज मोर रिलेटेड टू खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है कि वहाँ के जो सेनेटर्स थे उनकी जो मुद्दत थी 6 साल की, वो जब उनकी शुरू होनी थी आईनी तौर पर वो नहीं हुई, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये पैदा हो रही थी कि इनके जो 6 साल हैं जो उमूमी तौर पर जो 6 साल की मुद्दत होती है सेनेट की उससे ये बियॉन्ड जा रहे थे। उसको उन्होंने कहा कट ऑफ डेट वहाँ पर लगा दी है कि जब भी उन्होंने ओहदे का हल्फ लिया है तो वो जिस डेट से ये इलेक्शन हुए हैं पहले उनके उससे उन्होंने इसको किया इफेक्टिव। एक और जो चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं जो कि अहम चीज़ है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे,
उसके अगेंस्ट आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वहाँ पे जो पार्टीज उनके पास ये राइट है। साथ ही दो बड़ी अहम अमेंडमेंट्स हैं क्योंकि हुकूमत थोड़ी सी बारीक कार्रवाई भी डाल जाती है, और नाज़रीन वो ये है कि आर्टिकल 93 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर तरमीम एक प्रपोज की है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ये आईनी इख्तियार है कि अपनी काबीना के जो मेंबरान जो इलेक्टेड होते हैं या सेनेट के मेंबर्स होते हैं उनको अपनी काबीना में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि 5 एडवाइजर्स भी वो अपने अपॉइंट कर सकते हैं, और ये जो एडवाइजर्स हैं ये दे आर इक्वल टू द मिनिस्टर्स, और वो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो भी अटेंड कर सकते हैं। अनलाइक अगर कोई स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का, उस केस में ये नहीं होता। तो जो तादाद है 5, इसको हुकूमत ने प्रपोज किया है कि अब प्राइम मिनिस्टर के पास ही आईनी इख्तियार होना चाहिए कि 5 की बजाय वो 7 अपने एडवाइजर्स मुकर्रर कर सके। तो यहाँ पे अपना साइज हुकूमत ने बढ़ाने की कोशिश की है, और बल्कि शायद ये हो भी जाए। और ये जो ओवरऑल जो एक कहा जाता है कि इतनी बड़ी काबीना और जो पाकिस्तान के अखराजात, ऑल्दो 2 एडवाइजर आने से बहुत ज़्यादा कोई खर्चा तो नहीं बढ़ेगा, सिंबॉलिकली इसकी जो है इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो इसको कोई इतना पॉजिटिवली नहीं देखा जाता अमूमी तौर पर। दूसरा, इसके साथ ही जो सूबाई काबीना है आइन का जो आर्टिकल 130 है उसके तहत अभी जो सूबाई काबीना का साइज है वो जो 15 जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं प्रोविंशियल, या 11% जो उसकी स्ट्रेंथ है सूबाई असेंबली की उसके बराबर। अब 15 को बढ़ाकर 17 वुज़रा करने की तजवीज़, और जो 11% का जो नंबर इसको बढ़ाकर 13% तक जो स्ट्रेंथ है असेंबली की उसके 13% के बराबर कामरान ये मेंबरान आ सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ है, बट जो ब्रॉडर हमने इश्यूज को मेरे ख्याल में हाईलाइट कर दिया है, जो नहीं हुआ हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और वो जो कल हमने जिक्र किया था एनएफसी के हवाले से, नेशनल फाइनेंस कमीशन, इस दफा गालिबन एक इंप्रेशन ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, वो उन्होंने नेगेट कर दिया है। उन्होंने कहा जिस दफा नेशनल फाइनेंस कमीशन को हम नहीं मानेंगे। पहले आपको बताया था कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़ाहिर है कि आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट करनी है, तो शायद ज़ाहिर है कि जो पिंडी से भी जो मशवरा आया होगा कि ऐसे इश्यूज को कि जिस पर डेडलॉक पैदा हो सकता है, डिले हो सकता है, तो उसको फिलहाल साइड पे कर दें ताकि ये एक स्मूथ सेलिंग इसकी हो। क्योंकि आफ्टर ऑल जब आईनी तरमीम आप लाते हैं तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है दोनों हाउसेज से, यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली से। एंड गिवन के जिस तरीके से ये आज शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी फेडरल कैबिनेट की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में भी नहीं थे, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग चेयर की, और जिस तेजी से ये मामला आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल में ये जो आईनी तरमीम इस वक्त तो बिल की सूरत में है, अगर ये बाकायदा तौर पर पास हो जाएगी तो ये किसी के लिए हैरान कुन खबर नहीं होगी। एनीवेज इसके हवाले से भी हम नजर रखते रहेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में हुआ था नाकाम हो गया है, आगे क्या होगा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो इस्तांबुल में जारी था, कल बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ, और ये जो मुज़ाकरात थे उसका बुनियादी मकसद यही था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो है उस पर काम किया जाए, या एक मुआहदा हो कि जिसके तहत पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तुर्की और कतर इसकी मीडिएशन करवा रहे थे। कल होने वाले जो मुज़ाकरात थे उसमें फेस टू फेस कोई मीटिंग नहीं हुई। उससे पहले यानी कि 6 नवंबर को जब आगाज़ हुआ 10 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे। पाकिस्तान ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो हवाले किया अफगान तालिबान के थ्रू मीडिएटर्स, और उस पर जो जवाब अफगान तालिबान की तरफ से आया वो कोई रीजनेबल नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने क्लियरली कहा कि ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं या इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अफगान तालिबान हुकूमत पर आयद होती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आज सुबह फिर अफगान तालिबान की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया, और उन्होंने तमाम तर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मुतालबात थे वो गैर संजीदा थे और वो गैर हकीकत पसंदाना थे, क्योंकि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तमाम तर जो उसकी अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो अफगान तालिबान हुकूमत के ऊपर डालना चाहता है। येट एट द सेम टाइम उसमें अफगान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान का ये क्लियरली मौक़िफ़ है कि वो अपनी सरजमीन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन इम्पॉर्टेंटली शहबाज जो प्रोसेस है वो मुज़ाकरात कल तो नाकाम हुए, बट दैट डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि जो प्रोसेस है ऑल टुगेदर वो कोलैप्स किया है। जो मेरी ज़राए से बात हुई है कि प्रोसेस इज स्टिल अंडर वे, जो कोशिश है वो जारी रहेगी।
अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा, कि जो सीज फायर है फिलहाल तो वो होल्ड कर रही है, लेकिन अगर कोई वाकया आइंदा आने वाले दिनों में होता है, फ्रेजाइल सीज फायर है, पाकिस्तान ये क्लियर कर चुका है कि अगर कोई भी वाकया अफगानिस्तान की साइड से होगा तो सीज फायर खत्म तस्वर की जाएगी। तो क्लियरली यहाँ पर बहुत ज्यादा एक गैर यकीनी और अनसर्टनिटी की सिचुएशन है। कैमरन, कल के प्रोग्राम में हम कोई इसके ऊपर कोई जजमेंट हमने कास्ट नहीं की थी, अपना उस पर ओपिनियन नहीं दिया था कि क्या आउटकम होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि दोनों जो साइड्स हैं वो रैशनली इसके ऊपर एक्ट करेंगी, और इसमें चूंकि दो ऐसे मीडिएटर्स हैं जिनका होना ही काफ़ी था, ख़ासतौर पर जो कतर का रोल है अफगान तालिबान को सपोर्ट करने के हवाले से अमेरिकन रजीम के टाइम पे, तुर्किया का जो ओवरऑल रोल है पाकिस्तान के हवाले से, उनके जो ताल्लुकात हैं अफगान तालिबान के साथ, तो उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा कोई डेडलॉक नहीं होगा। बट जो स्टेटमेंट्स आपने तो फरमाया कि अभी भी उस तरीके से सीज फायर तो मेनटेन है, जो वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट्स आई हैं और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट है वो कोई इतनी इनकरेजिंग नहीं है, जिसमें गालबन एक जो स्टेटमेंट रेफर हुई है वज़ीर दिफा से, उनको जो कोट किया जा रहा है कि उन्होंने फरमाया कि मतलब जो मीडिएटर्स थे उनको भी लगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने मजीद ये जो डायलॉग है इसको एक्सटेंड करने की बात नहीं की, विच शोज के ओवरऑल एक जो स्टेटमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है वो अपनी जगह पे एक मौजूद है। और वैसे भी इवन इससे पहले भी मैंने लिखा भी था कि ये जो मुज़ाकरात का दौर था ये इतना एक्सटेंडेड चलना भी नहीं था, क्योंकि एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चीफ के ऊपर हो रहा था, और ये बहुत रेयर होता है कि पहले रोज 10 घंटे मुज़ाकरात हुए और DGISI वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको और बहुत सी चीज़ें देखनी। तो आम तौर पर जब इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे टॉक्स होते हैं तो होमवर्क पहले किया जा चुका होता है, और वहाँ पर जाकर आपने फाइनल जो डिसीजन लेना होता है, तो वो तो बड़ा क्लियर था कि उसको ड्रैग तो अब नहीं करेंगे। बट इसमें जो आपने जिक्र किया एक तो वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट का, लेकिन जो वज़ीर इत्तलात की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेलिंग। मसलन एक तरफ तो उन्होंने जिम्मेदारी डाली अफगान तालिबान के ऊपर मुज़ाकरात की नाकामी की, साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आज भी एक खैर सगाली का जज्बा रखता है अफगान के जो अवाम है, और वो चाहता है और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान एक स्टेबल और पीसफुल कंट्री हो। बट जो मेरे ख्याल में अंडरलाइन मैसेज है उसके अंदर, उसमें उन्होंने ये कहा कि हाउएवर पाकिस्तान विल नॉट सपोर्ट any measures by the Taliban government that are against the interest of the Afghan people or its neighbors। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट और टेलिंग स्टेटमेंट है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये तो कह रहा है कि हम स्टेबिलिटी और पीस चाहते हैं, लेकिन अफगान तालिबान का कोई भी ऐसा स्टेप जो अफगान तालिबान के अफगान अवाम के खिलाफ होगा उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारी जो इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से जो खारजा पॉलिसी है वो किस कदर तब्दील हो गई है। तो अगर ये मामलात हल ना हुए तो आई एम अफ्रेड के चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। इतने अरसे से हम ये खमियाजा भुगत रहे हैं, 40-50 साल से जो वेस्टर्न बॉर्डर पे एक इंस्टेबिलिटी है, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट ऑगर्स वेल फॉर अफगान तालिबान। देखिए, अगर अमन नहीं होगा तो उसका नुकसान तो दोनों मुल्कों को होता है। उसमें सिर्फ ये चीज़ होती है कि किस मुल्क का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, गिवन द फैक्ट कि अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक कंट्री है, उस तरीके से उसको एक्सेस टू सी नहीं है, एक्सेस टू ट्रेड नहीं है, उनकी इकानमी फ्रेजाइल है, उनके और बहुत सारे मसाइल हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट नहीं है, जिस तरह अमूमी तौर पर कोई भी जो हुकूमत है उसको रिकग्नाइज किया जाता है। फिर अफगानिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उनका बहुत ज़्यादा दारोमदार पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर है। ठीक है, सेंट्रल एशिया भी उनके पास है, बट सेंट्रल एशिया बहुत छोटी मार्केट है कंपेयर टू कि एक 25 करोड़ आबादी का मुल्क और दूसरी साइड पर फिर डिमांड यहाँ पे जो फ्रूट्स की है, अफगान प्रोडक्ट्स के, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो अगर आप ट्रेड के इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें तो सीधा सीधा अफगानिस्तान का उसमें ज़्यादा नुकसान है, पाकिस्तान का उस तरीके से नुकसान नहीं है। पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेट्स हैं, 25 करोड़ की आबादी का ऑल्टरनेट आपको नहीं मिलता मार्केट का, बट अगर आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अफगानिस्तान से आप ईरान से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, आप एयरलिफ्ट दूसरी जगहों से भी कर सकते हैं, और आप अपनी पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं। देयर आर अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। अब जो बात जो आपसे ज्यादा रिलेटेड है कि ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन बनती है, बट सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम तो पहले हालत जंग में है ना, 90 हमारा जो मगरबी बॉर्डर है वो एक्टिव है। अगर हम अफगान तालिबान से नहीं लड़ रहे, अफगानिस्तान से नहीं लड़ रहे, हम तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है एक फौज है पाकिस्तान मुसलसल एक जंग की हालत में है। तो इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या अभी भी अटेम्प्ट्स होंगी कि इनको रोका जाए, किसी तरीके से अफगान तालिबान कुछ कोशिश करेंगे, या आप समझते हैं कि अब यहाँ से मामला जो है वो खराब होने की ज्यादा चांस? देखिए, अफगान तालिबान का जो वजाती स्टेटमेंट आया उसमें तो अपनी तरफ से तो ये कह रहे हैं कि उनकी ये बिल्कुल भी, वो उन्होंने बल्कि कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम हमारे मुसलमान भाई हैं
तो हम तो नहीं चाहते कि वहाँ पर उनको किसी किस्म की तकालीफ हो, और जो हमसे बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। बट द की इज़ कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है, तो हम वो जिम्मेदारी उठा नहीं सकते। बट ओवरऑल आई थिंक जो ट्रस्ट एक डेफिसिट अब दोनों के दरमियान जितना बढ़ गया, आज भी तालिबान के एक जो सीनियर लीडर हैं उनकी काबीना के मेंबर हैं, तो उन्होंने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान बड़ी बढ़ के मारता है, हमने तो रशिया और अमेरिका का क्या हाल किया, वो तो इतने दूर बैठे हुए थे, ये तो आप हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो आप तो हम आपके घर में जाके हमारे जो नौजवान हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। बट आई थिंक जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो चैलेंज है, जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक डिबेट ज़रूर है कि एक ही मौके के ऊपर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर दोनों यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान के साथ अगर आप उसे हॉट रखेंगे तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी ने कहा कि अच्छा तो हम अगर अफगान तालिबान या अफगानिस्तान से मुताल्लिक टफ स्टांस ना लें तो इन दहशतगर्दी के वाक़यात को होने दें, या किसी ने यह कहा कि अगर हम टफ स्टांस लेंगे तो मज़ीद दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे। तो एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि ऑलरेडी तो ये वाक़यात हो रहे हैं, और कितने वाक़यात होने हैं। अगस्त 2021 से लेकर अभी तक कोई 3900 यानी कि 3900 जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद हुए हैं, उसमें फौजी जवान भी हैं, सिक्योरिटी ऑफिशल्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। तो ऑलरेडी तो हम प्राइस पे कर रहे हैं। एक या तो ऑप्शन है कि हम चुप करके बैठे रहें, ये दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहें, या इस जो बुराई की जड़ है अभी से इसको पकड़ें और इस मसले का कोई हल निकालें। तो ये पाकिस्तान के लिए आइडियल चॉइस नहीं है। एज ए लास्ट रिजॉर्ट पाकिस्तान ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अभी भी कहीं ना कहीं से कोशिश हो रही है कि मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, बट स्टिल रेलेवेंट पीपल आर ट्राइंग कि इसका कोई हल निकल आए। ब्रेक लेंगे, यहाँ पर ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि तिजारती खसारा जो है पाकिस्तान का एक दफा फिर बढ़ रहा है, वजह क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो बढ़ना शुरू हो गया है। जो पहले 4 माह के इस फाइनेंशियल ईयर का नंबर आया है तो पिछले साल के मुकाबले में ऑलरेडी $3.5 बिलियन जो तिजारती खसारा है वो ज़्यादा है। अब शहबाज इसकी क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है ये कहते हैं विशिश साइकिल में घूमती रहती है। जब हमारी इकॉनमी के ऊपर दबाव आता है, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ता है, इंपोर्ट्स कर्टेल करते हैं, IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, फिर चीज़ें कुछ ईज होती हैं तो दोबारा से वही काम शुरू हो जाता है। तो क्या ये वही गलती हम दोहरा रहे हैं कि अभी स्टिल वी आर इन द IMF प्रोग्राम कि इकोनॉमी को वक्त से पहले खोल रहे हैं, या इसकी कोई और वजह है कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है? देखिए, हम इकोनॉमी को वक्त से पहले उस तरीके से नहीं खोल रहे। प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस आता है, IMF का प्रोग्राम आता है, या IMF का प्रोग्राम ना भी हो, तो हमारे पास असल मसला क्या है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है, तो दरामदात को बहुत मैसिव तरीके से उसको कंटेन कर दिया जाता है। फिर जो फॉरेन प्रॉफिट की रिपेट्रिएशन होती है, जो गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान काम कर रही हैं, उनका जो मुनाफा है उसको रोका जाता है या उसकी पेमेंट्स को डिले किया जाता है, ताकि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के आसपास रहें। तो यही वजह है कि आपने देखा कि जब 2022 का क्राइसिस है तो एक्सट्रीम किस्म के जो है ना वो कंट्रोल्स लगाए गए थे इंपोर्ट्स के ऊपर। उसके बाद फिर IMF का प्रोग्राम हुआ, IMF ने आपकी इंपोर्ट्स रेजीम को रिलैक्स करवाया, बल्कि जो कुछ इसके रेगुलेशंस थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उसको ख़त्म करवाया। फिर जो प्रॉब्लम ये वाला जो है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि जब इस साल जून में हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम के तहत ये फैसला किया कि जो इंपोर्ट रजीम है पाकिस्तान का, उसमें जो इंपोर्ट टैक्सेस हैं उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने 52% तक जो है वो कमी करनी, इसमें 15% कमी, 52% कमी 5 साल में, और 15% कमी जो है वो इन्होंने करनी है इसी साल में, बल्कि उन्होंने कर दी। उसका नतीजा ये निकला कि अभी ये जो 4 माह गुजरे इस माली साल के, उसमें बल्कि 3 माह के जो नंबर्स इनिशियली सामने आए थे, उसमें जो नॉन ड्यूटीएबल जो गुड्स थी उनकी इंपोर्ट्स में 43% इजाफा हो गया। साथ ही IMF ने ये आपसे काम करवाया कि जो कमर्शियल गाड़ियों की इंपोर्ट थी, यूज कार्स की, उसको भी रजीम को रिलैक्स करवाया, जिसका भी इम्पैक्ट आना है, क्योंकि अभी वो हुई है लास्ट मंथ। तो उसका इम्पैक्ट के अलावा और फिर जो अगर आप इसको देखें उसके साथ जो ड्यूटेबल गुड्स हैं उनकी जो इंपोर्ट्स थी वो उसमें सिर्फ 2% इजाफा हुआ। तो उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त जो सूरत हाल है कुछ ऐसी है कि मार्च 2022, और ये महीना याद रहे,
ये पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बड़ा ही एक क्राइसिस का टाइम था। पीटीआई की गवर्नमेंट जा रही थी, नई गवर्नमेंट आ रही थी और पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस जो हिट कर रहा था, डिफॉल्ट की बातें होना शुरू हो गई थी। तो मार्च 2022 में जो पाकिस्तान की इंपोर्ट का लेवल था मंथली वो 6.2 अरब डॉलर था। उसके बाद अक्टूबर 2025 अभी ये जो इंपोर्ट्स हुई हैं 6.1 अरब डॉलर हुई हैं। तो ये हम उस क्राइसिस की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अब क्या 6.1 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं? ऐसा नहीं है। मसला ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए नाकाफ़ी हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ट्रेड डेफिसिट, अगर आप नंबर्स की अभी आपने बात की कि सिर्फ 4 माह के अंदर कामरान पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 12.6 अरब डॉलर है, जो पिछले साल के मुकाबले में 3.5 अरब डॉलर या 38% ज़्यादा है। अब 3.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के लिए क्या अहमियत है? IMF का जो प्रोग्राम है उसका साइज है 7 अरब डॉलर, जो हमें 3 साल में 50 किस्म की शराइत, जिसमें सख्त निशात भी शामिल है, नाक से लकीरें निकलवाई हैं इन्होंने सैलिड क्लास की, तो उसके बाद हमें 7 अरब डॉलर मिल रहा है 3 साल में। हमने 3.5 अरब डॉलर का इजाफी तजारती खसारा कर दिया सिर्फ 4 माह के अंदर। 3 साल और 4 माह का देख लें, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फिर प्रॉब्लम आ गया आपका एक्सपोर्ट का, और ये एक्सपोर्ट के ऊपर एक तो ये कि आपकी नेगेटिव 4% ग्रोथ है। नेगेटिव आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय उसमें 4% कमी हुई, तकरीबन 44 करोड़ डॉलर की आपकी कमी हुई है सिर्फ 4 माह के अंदर। इसमें एक जो कैच है जो मेरी किसी हुकूमती लोगों से बात भी हो रही थी, लग ये रहा है कि जब से ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा है, आपको पता है कि हुकूमत ने पिछले साल जून में एक्सपोर्ट्स के ऊपर 29% स्टैंडर्ड इनकम टैक्स जो है कॉर्पोरेटेड वो इम्पोज किया है, उसके ऊपर सुपर टैक्स भी लगता है। तो लग ये रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं कुछ अपनी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं या तो मुल्क से बाहर रख रहे हैं या फिर उसको एज अ रेमिटेंस पाकिस्तान वापस लेके आ रहे हैं। तो यही आप वजह देखें ना कि आपकी जो रेमिटेंस है वो अभी भी इजाफा हो रहा है, उसमें 11% इजाफा हुआ है अभी अक्टूबर के महीने में। कंपेयर टू दैट अगर आप इधर देख लें एक्सपोर्ट्स आपकी 4% डिक्लाइन पे जा रहे हैं। एंड गिवन द फैक्ट, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि जो अमेरिका हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और बाकी रीजन के ममालिक में देखें जो भी टैरिफ इम्पोज हुए तो पाकिस्तान स्टिल उस पर कम है टैरिफ्स। तो उस लिहाज से हम बात भी कर रहे थे कि एक अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के लिए। तो डिस्पाइट दोज फैक्टर्स अगर ये हमारी बरामदात कम हो रही हैं तो दैट नीड्स टू बी चेक्ड के इशू क्या है। देखिए अभी वो यूएस की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तो उसमें ऐसा कोई इमीडिएटली कोई बूस्ट शायद उस तरीके से ना आए, बट उनकी जो इंपोर्ट्स हैं कुछ हमने करना शुरू कर दी है वहाँ से यूएसए से। अब एक तो मैंने फैक्टर आपको बताया ना इसका, आपका ये जो ट्रेड रिजीम लिबरलाइज हो रहा है। दूसरा एक और जो फैक्टर है जो हमने खबर भी की थी कि जो आपका ट्रेड डाटा की डिस्क्रिपेंसी थी 30 अरब डॉलर की, तो अब ये जो नया नंबर ट्रेड का रिपोर्ट हो रहा है, ये जो नई मेथडोलॉजी है, बल्कि एक्चुअल जो मेथडोलॉजी है जो ये पहले अंडर रिपोर्ट होता वो नहीं हो रहा, तो उसका भी मंथली इंपैक्ट कोई $500 मिलियन के इसके अंदर शामिल है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कामरान के जो इंपोर्ट्स हो रही है इसके बावजूद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके कोई होने के इतने प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। बट नंबर्स नाज़रीन कोई इतने अच्छे नहीं है, नंबर्स पहले छपे हुए हैं, सिर्फ आपको रिपीट कर देते हैं बिफोर गोइंग टू द ब्रेक कि एक माह में 6.1 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट्स है ये पिछले साल के मुकाबले में 56% ज्यादा है, और एक्सपोर्ट्स हमारी वही 2.8 बिलियन डॉलर की। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। द पॉइंट है इज के आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो नहीं बढ़ रही, और इंपोर्ट अभी भी ये 6 अरब डॉलर की ज्यादा नहीं है। हमारे लिए ज्यादा इसलिए है कि हमारे पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है। जरूरत इस अमल की है कि हुकूमत जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना इस चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करे कि ये जो एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है वाकई कमी आ रही है, या जो हमारा एक्सपोर्टर है ये अपना पैसा जो है मुल्क से बाहर रख रहा है, और या फिर उसको रेमिटेंस के थ्रू लेके आ रहा है टैक्स बचाने के लिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऐसी चीज़ की, लगता है जिसे कि मुल्क हमारा जो है सारा वो गैर मुल्की मशीनरी चला रहे हैं, हुकूमत सिर्फ जो है वो हुकूमत करने के लिए बैठी हुई है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे यहाँ एक ऑब्सेशन है, वो बेशक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या फिर हुकूमत, जब भी कोई मामलात हों तो फ़ॉरेन कोचेज़, फ़ॉरेन कंसल्टेंट को हायर करना, ज़ाहिर है कि समझा जाता है कि ये ज़बरदस्त काम है कि शायद पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट नहीं है या इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो जो अभी शहबाज ने हिंट भी दिया था, खबर डिस्कस करनी है कि हुकूमत ने अरबों रुपए की मंजूरी दी है जो फ़ॉरेन कंसल्टेंट्स हमने हायर किए थे। पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। अगर तो सरमायाकारी आई है फिर तो चलें, वो फ़ॉरेन जो कंसल्टेंट्स आपने हायर किए थे उनको इतने पैसे देना बनता है। तो शहबाज क्या जो प्राइमरीली पर्पस था फॉरेन कंसल्टेंट्स को हायर करने का
वो सबसे पहले तो बताएं, क्या वो हल हुआ या वो मीट हुआ, पर्पस हासिल हुआ या नहीं? अगर ये हल होता तो ये 5 अरब 43 करोड़ रुपए की मंजूरी हो जाती, भी हुई नहीं, डेफर हुई है, बट हो जाएगी। इसका अगर पहले बैकग्राउंड की जरूरत क्यों पेश आई? जब ये हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की दूसरी दफ़ा, और आपको पता है कि जब ये PDM-1 की गवर्नमेंट थी तो ये गल्फ कंट्रीज जाते रहे, वहाँ से इनसे इन्वेस्टमेंट के प्लेजेस हुए, बट वो जो प्लेजेस थे वो मटीरियलाइज नहीं हुए। बहुत कोशिशें की उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर बने थे शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा 2022 में, बट कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं ला सके, कामयाब नहीं हुए। फिर जब इनकी दोबारा गवर्नमेंट बनी तो फिर वही इशू सामने था। जब ये हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप गल्फ कंट्रीज में गई तो वहाँ से आगे से इनको ये कहा गया कि आप बात तो करते हैं, आपकी ख्वाहिश तो है कि हम आपके मुल्क में सरमायाकारी करें, बट आपकी तैयारी नहीं है। आप हमें जो प्रोजेक्ट्स जो है वो पिच करते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि उससे हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। हो सकता है पोटेंशियल हो, बट आपकी जो तैयारी होती है उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बड़ी ही कमजोर है। आपको याद हो कि दफ़ा हमने डिस्कस भी किया था कि दयामिर बादशाह डैम जो था उसके लिए गवर्नमेंट लोन लेना चाह रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही थी, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है हुकूमत पाकिस्तान के पास। तो वो सऊदी अरब को भी हमने ऑफर कर दिया, हमने कहीं और भी चाइना को भी ऑफर कर दिया, कि एक और कंट्री को भी ऑफर कर दिया। तो बस हम ऐसे डाल देते थे कि जो आएंगे उनको टेबल पर रख दें, वो खुद ही इसका कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। इस बैकग्राउंड के अंदर फिर हुकूमत ने ये अप्रैल 2024 में फैसला किया कि गैर मुल्की जो मशीर हैं वो हायर किए जाएंगे और उनके 2-3 बुनियादी काम होंगे। पहला काम उनका ये होगा कि कम से कम वो 100 प्री फिजिबिलिटी स्टडीज बनाएंगे। और जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है ऐसे कागजात नहीं होते, उसकी प्रॉपर सेक्टर की, उस प्रोजेक्ट की हर लिहाज से इकोनॉमिक और उसकी फाइनेंशियल और टेक्निकल वायबिलिटी उसकी निकाली जाती है। तो 100 ये प्री फिजिबिलिटी स्टडीज बनाएंगे। फिर जो PC1, PC2, PC4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्लानिंग कमीशन में या सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे फैसला होता है। तो ये PC1 और PC4 बनाएंगे, PC2 बनाएंगे इन प्रोजेक्ट्स के, फिर इनकी पिच बुक्स बनाएंगे, फिर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस बैकग्राउंड के साथ एक अमेरिकन फर्म थी, अभी भी है, एटी कार्नी, उसको इन्होंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उसने एटी कार्नी ने काम करना शुरू कर दिया। इसके हवाले से चूंकि अमूमी तौर पर जब गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोक्योर चीज़ करनी होती है, चाहे सर्विस होती है, गुड होती है, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स होते हैं। तो पेपरा रूल्स में आपको कंपैरेटिव प्रोसेस होता है, लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि दुनिया की जो बेस्ट कंपनियां हैं या उनके एडवाइजर्स हैं वो पाकिस्तान आके काम करें। तो इन्होंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी है, P3A को बोलते हैं, उसके जरिए एटी कार्नी की हायरिंग की। तो अभी P3A ने इसी हफ्ते एक इजलास हुआ सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का, उसके सामने उन्होंने 5 अरब 43 करोड़ रुपए की अदायगी का एक मंसूबा सामने रखा है CDWP के अप्रूवल के ऊपर। अब इसमें एक सवाल तो ये पैदा होता है कि ये तो एक करंट एक्टिविटी है, आपने किसी को तनख्वाह देनी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देनी है, तो उसका तरक्याती प्रोजेक्ट से क्या था, उसको तरक्याती मंसूबा बना के क्यों पेश किया गया। बहरहाल जब ये मंसूबा पेश हुआ CDWP के सामने तो हमारे ज़राए ने यह बताया कि एहसन इकबाल जो इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा जी कि आउटकम क्या है, आपको हायर किस लिए किया गया था, आप इन्वेस्टमेंट कितनी लेके आए हैं पिछले 2 साल में, आपकी डिलीवरेबल्स किधर है। तो उसके हवाले से जब कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं है तो ये प्रोजेक्ट अभी डिले उन्होंने किया, डेफर किया, इसको ना अप्रूव किया ना रिजेक्ट किया। अब ये इनके काम क्या थे नाज़रीन को बताते हैं। ये इसमें सिर्फ एटी कार्नी नहीं, बाकी हुकूमत और भी गैर मुल्की जो कंसल्टेंसी फर्म्स उनको हायर कर सकती है। इनके अहदाफ क्या थे कि इन्होंने 500 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आनी, बट ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो कि आइडेंटिफाई की जाएगी, जो कि किसी दूसरे मुल्क के जो इन्वेस्टर्स उनको पेश की जाएगी, वो उसको फिर सीरियस लेके वो आके पाकिस्तान में सरमाया करेंगे। कितनी करेंगे? 500। दूसरा इनका टारगेट ये था कि 100 इन्होंने कम से कम प्री फिजिबिलिटी स्टडीज इन्होंने तैयार करनी है। अच्छा, जो 100 प्री फिजिबिलिटी स्टडीज क्यों? क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है हमारी ब्यूरोक्रेसी कि कोई तैयार प्रोजेक्ट जो है वो गैर मुल्की जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो सामने लेके जा सके। फिर इन्होंने कोई 40 इन्होंने पिच बुक्स तैयार करनी थी। अब जब ये सारे इनके अहदाफ थे और इसके लिए पैसा कितना चाहिए था, जो प्री फिजिबिलिटी स्टडीज और ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने थे उसके लिए 3 अरब रुपया रखा गया और बाकी जो 2.4 बिलियन था वो इनकी कंसल्टेंसी की जो एडवाइस है उसके लिए रखा गया। ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट जुलाई में अप्रूव हो चुका था। अब इसके जो टर्म्स इसलिए चेंज हुए कि अब हुकूमत को पता चला इन गैर मुल्की मशीरों की तरफ से कि जी हम ना प्री फिजिबिलिटी स्टडीज बना सकते हैं, ना ही हम आपके प्रोजेक्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना सकते हैं, हम आपको बेहतरीन एडवाइस दे सकते हैं कि आप पाकिस्तान जो है वो बाहर से गैर मुल्की सरमायाकारी कैसे लेके आए। ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ ये कागजात में लिखी हुई है जो प्लानिंग कमीशन में पेश किए गए। तो खैर जब हमने भी सवाल किया कि जी ठीक है ये तो डेफर हो गया, तो इसके आउटकम्स क्या हैं, तो जो प्लानिंग कमीशन के लोग थे और जो P3A के जो कुछ उनके आला हुकाम थे उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बिल्कुल काम तो किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ पे 500 इन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी थी
वहां पे इन्होंने 90 अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की हैं। 100 जो इन्होंने प्री फिजिबिलिटी स्टडीज बनानी थी उसमें भी कुछ के ऊपर काम जरूर हुआ है, और जो पिच बुक्स थी 40 बनानी थी वो उसमें इन्होंने 12 बनाई हैं, और कुछ $6 अरब की कामरान उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आइडेंटिफाई की। लेकिन आखिरी एक लफ्ज़ फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा कि जो पहले 4 माह इस माली साल के गुजरे हैं या 3 माह, पहला क्वार्टर, उसमें जो गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो कमी हुई है 34%, उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है 3 माह में। तो ये है सारी समरी। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बगैर बैरूनी सरमायाकारी के आपकी मईशत उस तरीके से तरक्की कर नहीं सकती। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।